आदाब, खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। इलेक्शन कमीशन के जरिए इंतखाबी जंग का ऐलान कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा की कुल 543 सीटों पर 7 मरहलों में इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। चुनाव के पहले मरहले के तहत 11 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि दूसरा मरहला 18 अप्रैल को, तीसरा 23 अप्रैल को, चौथा मरहला 29 अप्रैल को, वहीं पांचवा 6 मई को, छठा 12 मई को और सातवां और आखिरी मरहला 19 मई को अंजाम पाएगा। सभी मराहिल के इंतखाबात के वोटों की गिनती 23 मई को होगी। 22 रियासतों में मरकज के जेरे इंतजाम इलाकों में एक ही मरहले में इंतखाबात होंगे। जम्मू कश्मीर में 5 मरहले में लोकसभा के इंतखाबात होंगे, जबकि यूपी, बिहार और बंगाल में 7 मराहिल में वोट डाले जाएंगे। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में असेंबली इंतखाबात का भी ऐलान किया है। इंतखाबी जंग के ऐलान के साथ ही इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो गया है। आज दो रुख में इंतखाबी जंग के ताल्लुक से अपने 2 खास मेहमानों का रुख जानने की कोशिश करेंगे। अपने खास मेहमानों का तारुफ भी करा दें। हमारे साथ इस वक्त योगेश वर्मा साहब जुड़ चुके हैं, जो कि तर्जुमान है बीजेपी का। आपका इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सैफ साहब, जो कि लीडर हैं कांग्रेस के। सैफ साहब, सबसे पहला आपसे सवाल इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि 5 साल आप सत्ता से दूर रहे, ऐसे में एक बार फिर से मौका मिल रहा है सत्ता में वापसी का। कितनी कांग्रेस पार्टी तैयार है? कांग्रेस पार्टी हमेशा से ग्राउंड स्तर पे काम करती आ रही है। लोगों की विकास का असली जो सिर्फ हवाओं में नहीं, ऑन पेपर की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जीडीपी ग्रोथ से लेके आप अगर ये देखें, देश में हम जब 2013 का आपको बता रहा हूं, अगस्त 13 का, तो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे। हम तीसरे नंबर पे थे वर्ल्ड रैंकिंग में जी। आज चाइना की भी जो है 10% की जीडीपी ग्रोथ है, हम 10.8% 3 मरतबा छू चुके थे। आप एवरेज ग्रोथ की बात करेंगे, हम 7.6% की एवरेज जीडीपी ग्रोथ के ऊपर इन 10 साल में रहे, जबकि शुरुआती 5 साल में हम 8.5% की जीडीपी ग्रोथ पे हम लोगों ने किया, जबकि वर्ल्ड क्राइसिस थे पूरी दुनिया में, तब भी हमने अपने देश में जो है इतनी भूखमरी आने नहीं दी। हम आज भूखमरी की बात करते हैं, जहां हम पहले 55वें नंबर पे थे, आज हम 103 पे खड़े हैं, यानी हमारे देश में भूखमरी बढ़ी है। हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जहां यूपीए 1 और यूपीए 2 की अगर आप बात करें तो हम लेबर ब्यूरो के लिहाज से 3.6% की बेरोजगारी थी, और दुर्भाग्यपूर्ण था कि 3.6% भी थी, आज वो बढ़ के 7.6% हो चुकी है। साहब, इस हवाले से सवाल आपसे करेंगे। सिर्फ तैयारी को लेकर हमने सवाल किया था कि कांग्रेस कितनी तैयार है। यही सवाल, इसी सवाल का जवाब मैं बीजेपी से जानना चाहूंगी। योगेश वर्मा साहब, बीजेपी किस एजेंडे को लेकर मैदान में जाने वाली और कितनी तैयारी इस इंतखाबात को लेकर? भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे को लेकर के जनता के बीच जाएगी। जो बोला सो किया, सबका साथ सबका विकास। हमने पूरे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का विकास की बात की, जिसमें हमने कभी भी डिफरेंशिएट नहीं किया कि क्या अमीर क्या गरीब, कौन सा जात, कौन सा धर्म, कौन सी भाषा, कौन सा राज्य, इसको डिफरेंशिएट न करते हुए सबको एक समान विकास मिले। जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, ऐसा आखिरी तबका जिसके पास बिल्कुल पीने को पानी भी नहीं है, घर में बिजली भी नहीं है, चूल्हे पे जो अपना खाना बनाते हैं, जिनका घर जर्जर स्थिति में है, ऐसे अंत्योदय आखिरी व्यक्ति तक, समाज के आखिरी व्यक्ति तक जाने की कोशिश इस सरकार ने की है। इस सरकार ने वन इंडिया के नाम से चारों ओर इंफ्रास्ट्रक्चर, केवल आपके सबका साथ सबके विकास पे एक सवाल जनता के सामने पूछना चाहता हूं। मत रोके, केवल एक मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में, पूरे गुजरात में, मैं खुद इनसे सवाल करने वाली हूँ। एक बार इनकी बात मुकम्मल हो जाए, फिर उसके बाद सवाल उठाते हैं। जी योगेश साहब, जी आप अपना कंटिन्यू। आपकी बात जो है सबका साथ सबका विकास पे हम सैफ खान साहब आपका रुख करेंगे। योगेश जी क्या कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं, फिर सवाल करेंगे। पहले सुन बोल रहे हैं, इनका नहीं, आप इनको ही बोल लेने दीजिए। आपको ना जब सवाल मुद्दों का पूछा जाएगा तो आवाज आएगी नहीं। ठीक है योगेश वर्मा साहब, ठीक है, आप मुद्दों का आप भाषण करने के लिए आए हो, आप सवाल जवाब करने के लिए नहीं आए हो। देखा मैंने क्या कहा था, ये सवाल इसके लिए आप मुझे थोड़ा सा बोल लेने दीजिए, फिर आपको जितना चाहिए उतना भाषण कीजिए। आप सवाल का जवाब मांगे, आप जवाब का सवाल मांगिए, सुन लेंगे फिर सवाल बनेगा। पहले जवाब सुन लेते हैं, पहले जवाब सुन लेते हैं। बात मानता हूं, आइए मैं आगे पूछूंगा, फिर मौका दीजिएगा। जी जी जरूर। देखिए, हम समाज के सारे तबकों को साथ में लेकर के, सबको इकट्ठा करके, जिस को भी सरकारी मदद की जरूरत है, जिस वर्ग को ऐसा लगता है कि सरकार हमारे साथ होनी चाहिए, ऐसे सभी वर्गों के साथ इस सरकार ने काम करने का प्रयास किया।
इस सरकार ने यानी आप ये कह रहे हैं कि 5 साल आपकी सरकार के कामयाबी के साल रहे। मैं अब ये सवाल वापस ठीक है, कामयाबी सैफ साहब आपसे सवाल ये, आप ही बोल लीजिए, आप एक काम कीजिए, आज आप एक काम कीजिए, नहीं आप इनको ही बोलने दीजिए, मैं अभी कोई बात नहीं करता, आप इनको ही बोलने दीजिए। इनको ऐसा लग रहा है आज के बाद आपको क्या लग रहा है गुणगान नहीं कर रहा हूँ, किन महाज पर बीजेपी नाकाम रही? सैफ साहब अब बोलिए, अब बोलने का मौका मिल रहा है, बोलिए जी। मैं बस इनसे एक सवाल पूछ रहा था, पेड़ों के धराधर घुमाने की जगह सच्चाई के ऊपर बात करिए ना। अभी मैंने पूछा आपसे, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, विधानसभा में सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं ना। एक मुस्लिम का नाम बता दीजिए जो आपने टिकट दिया हो विधानसभा का, केवल एक। अभी पता चल जाएगा दर्शकों को कितना सबका साथ और सबके विकास की बात हो रही है। हमारी पार्टी एक नाम पूछा है, पेड़ों के धराधर मत घुमाइएगा, मुद्दे पे बात करिएगा। जनता पार्टी में, मुद्दे कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में आप ही बोलिए, एक काम करिए, सवाल का जवाब दे दीजिए। आप इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता कम और कव्वाल ज्यादा लग रहे हैं मुझे। आप मुझे कव्वाल ज्यादा लग रहे हैं और कव्वाली करने के लिए आए हैं। आप बात करने के लिए नहीं आए, आप बहस करने के लिए नहीं आए। नहीं आप एक नाम बता दीजिए। अब देखिए, मैं भी ऐसे बात कर सकता हूँ जैसे आप बात कर रहे हैं। सबका साथ सबका आप लोगों को लोग अपना पैसा खर्च करके टीवी देख रहे हैं, लोग बिजली खर्च करके टीवी देख रहे हैं। अब उनका जवाब सुन ये कवाली सुनने के लिए नहीं, सवाल है जो पूछने हैं बीजेपी से, कांग्रेस से, सुन लेते हैं। नहीं, इनको ही बोलने दीजिए। योगेश साहब जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इस देश में अंत्योदय यानी आखिरी व्यक्ति तक, आखिरी तबके तक इस सरकार ने जाने की कोशिश की है। सरकार ने अलग अलग बहुत सारे माध्यमों से कई सारी योजनाओं के वाजिब से और सभी लोगों को अपने साथ लेकर राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के विकास में सबको साथ में ले जाने की कोशिश की। ये तो मुस्लिम और हिंदू ढूंढ रहे हैं कांग्रेस को हिंदू और मुसलमान। आप दिखाइए मत, आप दिखाइए मत, आप दिखाने की कोशिश मत कीजिए। आपको लोगों ने बहुत देख लिया, आपको लोगों ने 60 साल देख लिया। आप अभी झूठे आंकड़े बता रहे थे। अब कहां गया सबका साथ सबका? नहीं, आप पूछ नहीं रहे हैं, ठीक है, आप पूछ नहीं रहे, आप पूछ नहीं रहे हैं, आपकी बदतमीजी करने के लिए आए हैं, आप अपनी बात करने के लिए। आपसे योगेश साहब आपसे सवाल है, अगर बात उत्तर प्रदेश की करनी जाए तो वहां पर 80 सीटें हैं। सैफ साहब सवाल कर लेने दीजिए। योगेश साहब, अगर बात उत्तर प्रदेश की कर ली जाए, अगर बात उत्तर प्रदेश की बोल रही, बात उत्तर प्रदेश की अगर कर ली जाए तो 80 सीटें हैं। अगर पिछले लोकसभा इंतखाबात की अगर हम बात कर ले तो 68 सीटें बीजेपी की झोली में गई थी। लेकिन इस बार जो है 2 चुनौतियां बीजेपी के सामने है। एक चुनौती जो है प्रियंका की शक्ल में सामने है, तो दूसरी एसपी और बीएसपी इत्तेहाद। मुझे एक बात बताइए, इस देश में इतनी सारी प्रतिभाएं हैं, जितने सारे शोज आते हैं, छोटे छोटे बेचारे गरीब घरों के बच्चे आते हैं और इतने जबरदस्त टैलेंटेड बच्चे होते हैं। इस देश में इतना सारा टैलेंट है, आप कहां प्रियंका गांधी के ऊपर टिकी हुई है? ये देश किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है, ये देश टैलेंट की जागीर है। जो अपना टैलेंट लेकर के और लोगों के सामने आएगा, लोगों का दिल जीतेगा, वो ये चुनाव भी जीतेगा, वो लोगों का कोई भी स्टेज होगा वो भी जीतेगा। प्रियंका गांधी ये हमारे सामने कभी चुनौती थी नहीं। प्रियंका गांधी पहले अमेठी में काम कर चुकी है और मुझे ये मेरी बात सुनिए, प्रियंका गांधी जी इतने सालों से अमेठी लोकसभा देख रही थी। आप अमेठी के ऊपर जरा कैमरा लेकर के जाइए ना और उनसे पूछिए कि आपने अमेठी में क्या किया, आपने रायबरेली में क्या किया। अमेठी में ये किया कि सबसे बड़ी मिल्क की फैक्ट्री है अमेठी में, पूरे देश में दूध सप्लाई होता है वहां से। अमेठी की बात करेंगे, आइए 7 ब्रिजेस बने हुए, आप कहां के हैं? दूध सप्लाई कर रहे हो, अमेठी से दूध सप्लाई कर रहे हो और अमेठी का खून चूस रहे हो। सुनिए और अमेठी का खून चूस रहे हो। एक विद्यालय नहीं है, एक स्टेशन नहीं है, पेड़ों के धराधर नहीं, एक रेलवे क्रॉसिंग नहीं है, एक सड़क नहीं है, एक रेस्टोरेंट नहीं है, एक स्कूल नहीं है, एक यूनिवर्सिटी नहीं है, एक सड़क भी नहीं है, एक घर में बिजली नहीं है। अच्छा, आप कौन से अमेठी की बात कर रहे हो साहब? आप जिस अमेठी पे कब्जा करके बैठे हो, उस कमेटी की हालत क्या है? जरा आप एक काम कीजिए, आप कैमरा लेकर के वहां पर जाइए और अमेठी मॉडल जो आपने इस पूरे देश को आपने दे रखा है, आप प्रियंका गांधी जो विनाश का मॉडल है, ये विकास का मॉडल नहीं है। अरे आपसे आप रायबरेली और अमेठी इन दोनों के विकास को लोगों के सामने ले जाइए। आप मुझे बताइए, देखो आप मुझे एक बात बताइए, आप मेरे से बहस करने के लिए आए, मेरे को आपसे बहस नहीं करनी, आप बोलते रहिए, मैं चुप हो जाता हूं। आज तक नहीं मिला है,
45% उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ चुका है, 24% क्राइम महिलाओं के ऊपर बढ़ चुका है। आप ये देखिए, मेडिकल फैसिलिटी इतनी बेकार थी आपके बीआरडी हॉस्पिटल में, आपको शायद ज्यादा समझ में आ रहा होगा, मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। सैफ साहब रोकना चाहूंगे, ऐसे तो बातें ही नहीं हो सकती, अपनी अपनी बात भी नहीं रख सकते। आपसे सवाल ये, जिस तरीके से एसपी और बीएसपी इत्तेहाद है और बात अगर बीजेपी की कर ली जाए तो क्या मोदी लहर कांग्रेस मोदी लहर और साथ ही साथ एसपी बीएसपी इत्तेहाद को कैसे संभालेगी? आपसे सवाल, आपको बताया नहीं गया, आप मेरा टैलेंट, चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीधा सवाल आपसे सैफ साहब, सीधा सवाल आपसे ये कि एसपी बीएसपी इत्तेहाद की चुनौती कांग्रेस के सामने भी है, और अगर मोदी लहर की अगर बात कर ली जाए तो मोदी फैक्टर भी एक साथ है, तो दोनों फैक्टर से कैसे किस तरह से संभालेगी कांग्रेस उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो? देखिए, बड़ा साफ सा जवाब है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जब गुजरात में लड़े इलेक्शन तो हमने जो है हमारे प्रधान सेवक मोदी जी को उनकी विधानसभा हराई, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को उनकी विधानसभा हराई। बाई इलेक्शन 85% इस देश में जो है हमने जो है बीजेपी को हराए, उसके बाद कर्नाटका हराया, उसके बाद तीनों राज्यों में जो अभी हम इंडिपेंडेंट खड़े होकर जीतता है, तो हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने में सक्षम हैं, राष्ट्रीय दल है और हम मजबूती से लड़ेंगे। कब तक जनता के सामने झूठ बोला जा सकता था साहब? एक जगह जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और आप कह रहे हैं नहीं साहब आपने कर दिया। 7.6%, नीति आयोग 7 मिलियन की बात करता है, यानी 1/3 ग्रेजुएट्स घर पे बैठे हुए हैं। आप ये समझिए 11% पॉपुलेशन बेरोजगार है, 12 करोड़ यूथ घर पे बैठी हुई है, 550 नौकरियां दिन की खराब हो रही हैं, और आप ये बताते हैं साहब कि आपने देश का विकास किया है। कौन सा, कहां से मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन से, आप मुझे दे दीजिए आंकड़े, जनता के सामने दे दीजिए। मैं तो जानना चाहूंगा कितनी % जीडीपी ग्रोथ है, एग्रीकल्चर ग्रोथ की, किसानों की बात कर लीजिए। आइए, आज एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारे टाइम पे 5.6% थी, आज वो घट के 2.1% हो चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी विकास का नाम लेती है। और महंगाई कहां थी? विकास आपके सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के बेटे ने किया है साहब। मुझे एक बात, 6,000 गुना ज्यादा, 16,000 गुना ज्यादा, 3 महीने में 50,000 से 80 करोड़ तक पहुंच गए। वो टेक्निक बता दीजिए साहब, हमें भी चाहिए, देश के कार्यकर्ता हो गए हैं चाहिए वो जो परिवारवाद लेकर के जो पार्टियां मत बात करिए, और जो उसके गुलाम हैं, मत घुमाइए पेड़ पे, परिवारवाद मुद्दों पे बात करिए। देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, एक परिवार को घोटाला करने में मददगार आप जानते हैं। मैं बताना चाहूंगा, आज तारीखों का ऐलान हो गया है, तारीखों का ऐलान हो गया है। एक बार फिर आवाम ये चाहती है कि बीजेपी ने क्या कुछ काम किया, मोटे मोटे तौर पर उसे सामने लाया जाए। योगेश वर्मा साहब, आप ही बता दीजिए, बीजेपी की जानिब से क्या कुछ मोटे मोटे काम किए गए जिसको लेकर आप जनता के सामने जाएंगे और एक बार फिर से कुर्सी चाहेंगे? वो तो कुछ है नहीं जो ये बताएंगे। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आम जनता, आप कव्वाली कर लीजिए साहब, खान साहब आप कव्वाली कर लीजिए, आप बहुत बढ़िया कव्वाली करते हैं। आपको अगर आप सवाल लेकर के आप चैनल्स पे आ जाते हैं, तो कव्वाली लगती है। नहीं, आप कव्वाली करिए। आप ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप जवाब नहीं देंगे, कोई विचार नहीं है, आप बीच में आपको जब कर्टसी भी नहीं है तो आप भी बोलते रहिए। जनता के सामने जवाब देने से तो आपको है नहीं। यानी जनता अगर सवाल पूछती आपसे तो आप ये कहते हैं वो कमाल है। जवाब दे रहे हैं ना, बड़े काम मोटे काम बीजेपी की जानिब से इन 5 सालों में क्या किए गए, पूछ रही हूँ, जल्दी जल्दी बता दीजिए। बताइए, गांव गिनवाइए ना, जो पूछा गया सवाल उसका जवाब दीजिए। मैं चुप हूं, चलिए सुनाइए। सबसे पहले सबसे बड़ा काम, 5 ऐसे काम, सबसे बड़ा काम जो इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो, अभी पहला सुनिए। सबसे भ्रष्ट शासन जो कांग्रेस की सरकार का था उसको हटाया हमने। कितने लोग जेल में उसको हटा करके इस देश को एक नई रोशनी लाके दी। जेल में है जो महाभ्रष्ट सरकार, जिसने सारे भ्रष्टाचार के सारे आंकड़े, जिसने आसमान को छू लिया था भ्रष्टाचार में, कॉमनवेल्थ गेम में जो खिलाड़ियों के पैसे खा गए, अभी 30,000 करोड़, जिसने 3,000 रुपए का टॉयलेट पेपर बेचा, और ऐसी भ्रष्ट पार्टी को, ऐसी भयानक इस विश्व की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी को इस देश से भगाया, उनको अपने घर बैठाया, इस कांग्रेस को इस देश से नेस्तनाबूद करके इसको खत्म कर दिया। तो ये सबसे बड़ा काम किया इस देश के लिए। अगर कोई काम करना था तो भ्रष्टाचारियों को भगाने का काम करना था, तो कांग्रेस जैसी भ्रष्ट पार्टी, ऐसी कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी को इस देश से भगा दिया। आपको यही सुनना है, मैं समझ रहा हूं आपको क्या सुनना है, मैं आपको वही समझा रहा हूं।
इस देश की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के तख्त से हटा दिया। इससे बड़ा और क्या देश के लिए सेवा हो सकती है? झूठ बोल के, है ना? उसके बाद आने वाले इंतखाबात में तस्वीर भ्रष्ट पार्टी जो सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी विश्व की कांग्रेस पार्टी, उसको इस देश में अपने घर में बैठाया। सर काम की बातें कर रहे हैं तो आप कांग्रेस पार्टी, काम की बातें कर रहे हैं तो आप कांग्रेस पार्टी का राग अलाप रहे हैं। देखिए योगेश आपके कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, आप किन एजेंडों जब को कांग्रेस के लेकर प्रवक्ता है, जब उनको मैं कोई बात बताता हूँ, वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंतखाबी रैली में जाते उन्होंने कहा हम ये काम करें, वो 5 काम ही गिनवा दीजिए। खान साहब 5 काम पूछे हैं, गिनवा दीजिए। खान साहब सुनेंगे तो मैं बोलूंगा ना, वो यही बात सुनना तो चाहते हैं। कितना सुनाएंगे साहब? सबसे पहले फिर वहीं घूम फिर के आ जाते हैं। भ्रष्टाचारी कांग्रेस को इस देश से हटाया, ये सबसे बड़ा काम है। जनता से ये दिखाना इस देश में सबसे बड़ा मैं बताता हूं आपकी कामयाबी, हमने जाल बिछाया। सुनिए, और इस देश में एक्साइज ड्यूटी जब बढ़ाई 10% से 12.36%, आपके भारतीय जनता पार्टी ने आते ही बढ़ाई। जो आज तक सर्विस टैक्स 12.36% से बिल नहीं चुका भारतीय जनता पार्टी ने आते ही बढ़ाया। आयुष्मान प्लेटफॉर्म टिकट 2 रुपए से 20 रुपए भारतीय जनता पार्टी ने आते ही बढ़ाया। जो है भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया। भ्रष्टाचारी महाभ्रष्ट कांग्रेस पार्टी को आज 1000 रुपए देश से भगाने का भारतीय जनता पार्टी ने करवाए। ये सबसे बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी ने इस देश योगेश साहब यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी ने करवाया। योगेश साहब बैंक अगर चार्ज करता है तो वो आपकी योजना। सैफ साहब एक सेकंड, योगेश साहब आपको यहाँ पर इसलिए रोकना चाहूंगी, यहाँ पार्टी की बात नहीं हो रही, यहाँ बात काम की हो रही है। एक 5 साल आपकी सरकार सत्ता में रही, अब सरकार आएगी तो क्या कुछ काम करेगी, ये सवाल मैंने आपसे किया। खान साहब बीच में बोलते हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। जितने भी हमारे काम जो इस वक्त जितने भी काम हमारे पूरे देश भर में और हाईवेज के चल रहे हैं, इस देश में उज्ज्वला योजना जो चल रही है, इस देश में आयुष्मान भारत जो इतनी बड़ी योजना मेडिकल क्षेत्र में की है, जो टॉयलेट्स का काम जो आज 8 करोड़ टॉयलेट। आप खान साहब आप जिस पार्टी के हैं, आपको इतनी कर्टसी भी नहीं है कि जब दूसरा प्रवक्ता बात कर रहा है तो आप नहीं, मैं घबरा नहीं रहा हूं, आप परेशान हो रहे, फिर मैं बोलता हूं तो आपको अच्छा नहीं लगता। बताइए ना, फिर आप यूं जवाब नहीं दे रहे। फिर हम लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचार के ऊपर बात करते हैं। योजना आप मुझे एक बात बताइए, कॉमनवेल्थ गेम में जो 75,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, उस 75,000 घोटाले के करोड़ रुपए के घोटाले के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। अभी जो ब्रिज कॉमनवेल्थ गेम के वक्त कांग्रेस सरकार ने, शीला सरकार ने, आप मेरे सवालों का जवाब ही नहीं दे रहे। जो ब्रिज बनाया था, आप मेरे सवालों का जवाब ही नहीं दे रहे। नहीं, आप मुझे आप ये खान साहब को, अगर एक खान साहब मेरे को जवाब देने नहीं देंगे तो मैं इस तरह की बातें करूंगा। सैफ खान, अगर खान साहब मुझे इंटरप्ट करेंगे, आपसे मुद्देबाना गुजारिश है, थोड़े से वक्त के लिए चुप हो जाइए, मुझे काम ले लेते हैं, इनका जवाब भी ले लेते हैं जी। हाँ, तो आयुष्मान भारत, ये जो इतनी बड़ी गरीबों के लिए जो योजना, मेडिकल योजना जो इस मोदी सरकार ने शुरू की, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेतृत्व में शुरू की, ऐसी कई सारी योजना, इसको लेकर के हम लोगों के बीच जाएंगे, हम लोगों को बताएंगे कि इस सरकार ने बिल्कुल आखिरी तबके का व्यक्ति जो है उस तक इस सरकार ने पहुंचने की कोशिश की है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट हो या इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हो, इस देश का इलेक्ट्रिफिकेशन, 18,000 गांवों के अंदर बिजली पहुंचाने का काम हमने किया है। इस देश के अंदर रास्तों का काम, इस देश में रेलवेज के अंदर जिस प्रकार से रेवोल्यूशनरी काम हुआ है, जिस तरह से पूरे रेलवे को बदलने का काम किया, तो मैं तो कहता हूं एक भी सेक्टर, चाहे वो फिर एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे वो फिर जो विदेशी एफडीआईज का विषय हो, चाहे फिर डिफरेंट, चाहे फिर काला धन जो होगा, जो ब्लैक मनी होगा, उसके ऊपर अटैक करने का विषय हो। 5 साल गुजर गए, अभी नहीं आए 15 लाख रुपए इस देश में किसानों से लगा करके। हाँ जी, 5 साल गुजर गए, 15 लाख रुपए नहीं आए अभी तक। नहीं, क्या था? 5 साल गुजर गए आपकी सरकार को। आपको 15 लाख रुपए चाहिए? हमें नहीं चाहिए। वादा क्या किया गया? नहीं, मोदी जी ने कभी भी 15 लाख रुपए हमने देने की बात नहीं की थी। नहीं, आप इस तरह से बात कर रही है। नहीं, आप एंकर होकर के
आप इस तरह से आवाम से भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ये वादा नहीं किया था। एंकर का काम होता है सवाल और पूछना। मैं बता रहा हूं, जितनी सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी वादे किए गए आपकी पार्टी से, अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो कांग्रेस से सवाल होता, कांग्रेस सत्ता में होती तो कांग्रेस से सवाल होता, अभी आप सत्ता में हैं तो आपसे सवाल है, फिर आप एंकर हो गए। ये किस ओर इशारा है? इस जनता को ये कहा था, मेरी बात सुनिए, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने इतने सारे काम किए तो मुझे लगता है कि 15 लाख से भी ज्यादा पर व्यक्ति से ऊपर यह काम हुआ है। ठीक है, अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो कोई भी सरकार आएगी, कल सरकार को ये थोड़ी बोल सकते कि हम 20 लाख रुपए आपको देंगे या 30 लाख रुपए आपको देंगे। तो ये विषय जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के साथ चिपकाना ये लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं है। ठीक है, अब आपका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको बहुत टाइम दे दिया योगेश साहब, आपको बहुत टाइम दे दिया, आपको बहुत टाइम दे दिया, आपने सवाल मेरे ऊपर ही उठा दिया, आपने सवाल मेरे ऊपर उठा दिया। सैफ साहब, आपने सुना योगेश साहब को, उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत काम किए। आप मुझे मोदी जी का एक क्लिप बता दीजिए जिसमें मोदी जी ने ये कहा है। मुझे एक बात बता दीजिए, इतना सारा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम हुआ है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को डाउन करने का, किसी भी सरकार को इस तरह से उसके ऊपर बोलना, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ अन्याय है। बताना चाहता हूं, ठीक है, कि मेडिकल पे 4% सेस लगा के मेडिकल और एक्सपेंसिव करने का काम किया है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर जो है, जो दिल के स्टंट का एक केस जीते, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत बता दी। वो केस जीते कि दिल के स्टंट सस्ते होने चाहिए, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि सस्ते हो जाएंगे, उनको इन्होंने अपना खिताब बना लिया। पहले हमारी मेडिकल पे जीडीपी कंट्रीब्यूशन हमारे देश का होता था 4.4%, जो कर रहा है वो सरकारी अधिकारी कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। और ये अपने आप की मेडिकल पे कामयाबी बताते हैं। तभी हम जो है बीआईडी हॉस्पिटल में 25,000 बच्चा जो है जो हमारे मुस्लिम बहनें साहब। अब आपने बात की मेडिकल की, सुनिए आपने परेशान किया जाता था, कितना ब्लैक मनी पकड़ा गया है, क्योंकि ऐसी महिलाओं को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आ चुका है, ट्रिपल तलाक का बिल लेकर नेपाल में है, और ऐसी हमारी बहनों के साथ ये सरकार खड़ी रही, उसमें है, और इस सरकार ने बहुत बड़ा काम किया इस क्षेत्र में। ऑलमोस्ट आ गया है। अब क्या कहना चाहेंगे? फिर आप बात करते हैं 30 लाख रुपए की। भाई कौन से अकाउंट में भेजा है, किसके भेजा है, जरा नाम लेके बताइए, हम जानना चाहेंगे। फिर आपने बात की बिजली की। मैं बताना चाहूंगा आपको, 58,20,000 विलेजेस को इंडियन नेशनल कांग्रेस के टेन्योर में इलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया था, यानी बिजली दे दी गई थी। क्या नंबर है साहब, बताइए ना, क्योंकि आपकी भी 10 साल सरकार रही है। सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही है, अब आपकी मोदी जी की पूरे 5 साल की सरकार हो चुकी है, यानी तकरीबन जो है 10 साल से ज्यादा आप जो है टेन्योर में आ चुके। और कितने विलेजेस इलेक्ट्रिफाइड कर दिए गए हैं, फिगर तो बताइए, आपका जनता को पता चलेगा। 58 आप रेलवे की बात करते हैं, सुनिए आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं, इतना मत घबराइए। क्या बात कर रहे हैं? रेलवे की बात कर रहे थे। मैं बताना चाहूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को कि लखनऊ की अगर मैं बात करूं रेलवेज की, तो 1500 नौकरियां तो रेलवेज की वहां पे बकाया है। 2000 से ज्यादा पुलिये हमारे देश में इस वक्त जर्जर हालत में है, जो कभी भी गिर सकती हैं। उनका मेंटेनेंस वैसे ही आपको भगा दिया, आपने वैसे ही झूठे वादे किए, जैसे आप बाकी के वादे करते आए कि 50 लाख का बजट फ्री वाईफाई देंगे, यूनिवर्सिटी को 50 लाख का बजट वाईफाई देंगे, आप जो है अच्छे दिनों की लहर वो निकलेगी। 3,975 करोड़ सैंक्शन किया गया 2017 के बजट में गड्ढों के लिए। सबसे अच्छे दिन तो इस देश की जनता के आ गए हैं, सबसे बुरे दिन तो कांग्रेस के आए हैं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने केवल झूठ ही बोला है, आज तक सच बोले। देश के घोटालेबाज कांग्रेस, महाघोटालेबाज कांग्रेस, जिसने बोफोर्स का घोटाला किया, योगेश साहब किया, घोटाले का कांग्रेस हो गई। आज देश की जनता कांग्रेस को एक घोटालेबाज दल करके इस्तेमाल करती है। वर्ल्ड में आज राहुल गांधी की जो इमेज है वो एक महाघोटालेबाज और महाभ्रष्ट पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव करके एक विलेज है। आप दोनों बोलते रहिए, आप दोनों बोलते रहिए और मैं अलग बोलते रहूं। सर योगेश साहब, आपसे सवाल ये, 2014 में जब मैनिफेस्टो तैयार किया गया बीजेपी की जानिब से, तो राम मंदिर का मसला सरफहरिस्त था, अव्वल नंबर पर था, और जो साधु संत थे उन्हें भी कॉन्फिडेंस में लिया गया। और उसके बाद अब 2019 आ गया है, इंतखाबात का भी ऐलान हो गया, तारीख बता दी गई है। ऐसे में साधु संत नाराज हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस में कैसे लिया जाएगा? क्योंकि बीजेपी को लेकर उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि राम मंदिर नहीं तो वोट नहीं। नाराज नहीं है, कोई साधु संत नाराज नहीं है।
भारतीय जनता 1 लाख पार्टी से ने ज्यादा अपने हैं। मैनिफेस्टो में 1 लाख से ज्यादा साधु संत जो हैं वो नाराज हैं। मैं बताना चाहूंगा, नाम गिरवाना शुरू करूं। भारतीय जनता पार्टी को मंजूर होगा। एक भी साधारण आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं? आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि वो नाराज नहीं है? आप किस बुनियाद पर? वक्त नहीं है योगेश साहब, वक्त नहीं है, वरना आप उनका रद्द-ए-अमल भी सुना देते। इतना सुंदर, इतना बड़ा आयोजन नहीं है, वरना उनका रद्द-ए-अमल सुना देते हैं आपको। क्या सुनाते आप? वक्त नहीं है, साधु संतों ने जो कहा है हो जाता है क्या? आपके बोलने से साधु संत नाराज हो जाते हैं? आपके बोलने से कुछ साधु संत मेरे बोलने से नाराज होते हैं? मेरे मुझे बोलने एक बात बताइए, स्वामी जब चक्रपाणी की शादी होती है तो घर का फूफा नाराज हो जाता है, तो इस तरह की बातें करना, तो इसका मतलब ये आयुष्मान योजना इस देश में नहीं लागू की। इसका मतलब ये है कि किसान इंश्योरेंस योजना इस देश में लागू नहीं की गई, कंप्यूटर फसल इंश्योरेंस योजना इस देश में लागू नहीं की गई, यूरियाओं का नीम कोटिंग इस देश में लागू नहीं किया गया। क्या इस देश में सैनिकों के लिए कुछ नहीं किया गया? क्या इस देश में एजुकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया गया? क्या इस देश में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, क्या फॉरेन फंड नहीं आया क्या? मुझे एक बात बताइए, इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कितना बड़ा बदलाव आया? आप जो गाड़ी लेकर के और जो खड्डे वाले रोड, बीजेपी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि तरक्की के मनाजिल तय किए गए हैं, वहीं कांग्रेस हर महाज पर बीजेपी को नाकाम बता रही है। अब आने वाले इंतखाबात में ही पता चल पाएगा कि अवाम जो है किन पार्टियों को मखसूस कर बरसर इख्तिदार लाती है, सत्ता पर लाती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खुसूसी प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। आदाब।